फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे सर मूल प्रश्न में मैंने पूछा था कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों में एमएसएमई में अप्रेंटिसशिप के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कोई विशेष नीति ला रही है, उस पर कोई जवाब नहीं आया। मेरे मूल प्रश्न में संतोषजनक जवाब नहीं है, उसमें कहीं भी किसी नीति का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सरकार सिर्फ आश्वासनों पर केंद्रित है और नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर के पूरी तरीके से विफल है। बहरहाल माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी अधिकांश प्रशिक्षुओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो क्या निजी उद्योगों द्वारा अप्रेंटिसशिप दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं? सर, एमएसएमईज का पार्टिसिपेशन हमारे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में इंकरेज किया जाता है और एक्चुअली मैंने लिखित जवाब में भी डेटा दिया है कि कितने एमएसएमईज इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग जो 106 एमएसएमई क्लस्टर्स जो देश भर में आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ विशेष तौर पे हम एक अभियान चला रहे हैं कि उनका पंजीकरण हो और उनको कानूनी जानकारी हो, क्योंकि ये एक योजना नहीं है। दोनों स्कीम्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है और हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो नेट स्कीम है, दोनों स्कीम एक कानून के दायरे में है, कानून के माध्यम से उनको संचालित किया जाता है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है सभी एंटरप्राइजेज के लिए, उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। और उन 106 क्लस्टर्स में अभी तक लगभग 26,000 से ज्यादा एमएसएमईज ने 2022 से लेके 2025 तक अप्रेंटिसेस को इंगेज भी किया है। तो मोटा मोटी आप देखेंगे, छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे एंटरप्राइजेज चला रहे हैं, उनका अप्रोच होता है कि उनके लिए अगर कोई योजना सरल होगी तो उसमें वो भाग लेना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभापति जी इस सवाल के उत्तर में पूरे देश के जो उद्यमी हैं उनको ये अवगत कराना चाहता हूं कि कानूनी मैंडेट है कि अप्रेंटिसेस को रखें। और एक नौजवान, एक युवती जब एक एंटरप्राइज में अप्रेंटिस बन के जाती है तो उनको भी जानकारी होती है कि क्या पाथवेज उनके लिए हैं, कहाँ उनके अंदर कौशल की कमी है, और इंडस्ट्री वालों को भी पता लगता है कि हमारा स्किल गैप कहाँ है, किस हिसाब से उन बच्चों को वो कार्यरत रख सकते हैं, उनको आगे भी रोजगार दे सकते हैं। तो कानून में प्रावधान है और अभी हमने एक जन विश्वास के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कोशिश की है कि एक सरल तरीके से ये कानून बेहतर तरह से लागू हो। डीक्रिमिनलाइज भी हमने किया और एक रूल मेकिंग बॉडी जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है, वही जो है सारे नियमावली को तय करता है। पिछले साल उन्होंने विज्ञान भवन में दिल्ली में बैठक की और उसमें अनेक प्रावधान किए। उन्होंने स्टाइपेंड को भी 36% बढ़ाया, क्योंकि अक्सर हमें इंडस्ट्री से बात आती थी कि जो एक्चुअल पे रेट्स हैं, पे स्केल्स हैं, वो मच हायर हैं, वो उससे ऊंचे हैं, और हम सिर्फ 1500 रुपए का स्टाइपेंड सपोर्ट अपने नैप स्कीम में देते हैं। तो उनकी शिकायत थी कि अगर स्टाइपेंड ओवरऑल बढ़ा दिया जाएगा तो हायर ग्रेड के जो बच्चे हैं जो निकल के आ रहे हैं उनको वो एंगेज कर पाएंगे। तो इस तरह के सुधार हम समय समय पे करते रहते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगी जी। क्या मंत्रालय को कई प्रशिक्षुओं द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें अप्रेंटिसशिप के दौरान केवल प्रशिक्षण या गैर तकनीकी कार्य दिए जाते हैं जिससे कौशल विकास बाधित होता है? इसकी निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक ऑन द जॉब कौशल प्राप्त हो, इसके लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं? सर, अप्रेंटिसशिप के 2 मॉड्यूल होते हैं। एक तो सॉफ्ट स्किल्स का, लाइफ स्किल्स का कंपोनेंट हमने उनको जोड़ा है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हम ध्यान दें। दूसरा, ऑन द जॉब की तरह जो फैक्ट्री फ्लोर पे उनकी ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है,